हेलो, जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपना क्लास 24 के इस यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम है मोहित वर्मा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5, जो हमारा चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बिल्कुल पेशेंसफुली क्लास में बने रहना। इस क्लास के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये रहेगा हमारा पहला पार्ट। इसके बाद इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 को पूरा कवर। पहले तो बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 5.1 को पूरा सॉल्व करेंगे। उसके बाद 5.2 दूसरे वीडियो में होगा और 5.3 लास्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कि पार्ट थर्ड वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जानने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस होता क्या है? अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर का सीक्वेंस हो, जैसे मान लो कि लिख दिया 5, फिर लिख दिया 8, फिर लिख दिया 11, ना 11 मत लिखो, 12 लिखो, लिख दिया 12, फिर लिखा 17 डॉट डॉट डॉट, ऐसे कोई नंबर मिल रहा है। अब इस पैटर्न को हमें देख के क्या पता चल रहा है कि यहां से यहां तक जाने पे हम क्या कर रहे हैं, प्लस का 3 ऐड कर रहे हैं, और फिर यहां से यहां जाने पे प्लस का 4 ऐड कर रहे हैं, और यहां से यहां जाने पे प्लस का 5 ऐड कर रहे हैं। यानी कि अगर मुझे अगला नंबर चाहिए होगा तो इस नंबर में मैं क्या ऐड करूंगा, प्लस का 6 ऐड करूंगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इसके बाद जाना होगा तो प्लस का 7 करेंगे, जो कि हमारा 30 हो जाएगा। अगर इसके बाद जाना होगा तो प्लस का 8 करेंगे। ये आपको पैटर्न समझ में आ रहा है? ये आपको पैटर्न समझ में आ रहा है? और इस प्रकार अगर मुझे आगे नंबर चाहिए होता है तो जैसा हमारा पैटर्न बन रहा है उसी के हिसाब से मैं नंबर को ऐड करूंगा, अगला नंबर हमें मिलता जाएगा। तो अगर मैं सीक्वेंस का डिफिनेशन लिखना चाहूं, इसके अलावा एक और नंबर देख लो। मान लो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, 9, 16, 25 डॉट डॉट डॉट। ये पैटर्न देख के हमें क्या पता चल रहा है? पहला जो नंबर है वो 1 का स्क्वायर है, और दूसरा जो नंबर है वो 2 का स्क्वायर है, तीसरा जो नंबर है वो 3 का स्क्वायर है, और जो चौथा नंबर है वो 4 का स्क्वायर है, पांचवा नंबर 5 का स्क्वायर है। ऐसे डॉट 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 करते करते आगे तक चलता जाएगा। यानी कि जो अगला नंबर होगा वो 6 का स्क्वायर आने वाला है, यानी कि 36 आएगा। फिर इसके बाद का जो नंबर आएगा वो क्या होगा, 7 का स्क्वायर होगा, यानी कि 49 होगा। ऐसे करते करते अगर हमें इसके आगे का नंबर चाहिए तो 7 के बाद मैं 8 का स्क्वायर करूंगा, अगला नंबर मिलेगा, फिर 9 का स्क्वायर करूंगा, अगला नंबर मिलेगा। यहां पे भी हमें एक पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। तो मैं इसके आने वाले जो टर्म्स होंगे ना, उसको मैं बता सकता हूं कि इसके आने वाले टर्म्स आगे के क्या होंगे। आई बात समझ में? ये तो हो गया हमारा सीक्वेंस, ठीक है ना। अब सीक्वेंस का डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं? सीक्वेंस का डिफिनेशन ये लिख सकते हैं, द सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन द डेफिनिट ऑर्डर, नंबर्स इन द डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। हम सीक्वेंस को क्या बोल सकते हैं? द सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। यहां पे आपको दिखाई क्या पड़ रहा है, एक रूल को फॉलो करते हुए अगला नंबर हमें मिलता जा रहा है। इस वाले पैटर्न में भी हमें एक रूल को एक फिक्स रूल को फॉलो करते हुए अगला नंबर मिलते जा रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, उसको सीक्वेंस बोल सकता हूं। लेकिन क्या हमें इस चैप्टर में ये सीक्वेंस पढ़ना है? आपको डिफरेंट टाइप का सीक्वेंस देगा। पहले तो आपको समझना पड़ेगा सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अंतर क्या होता है। ये तो हो गया आपका सीक्वेंस, ठीक है ना। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ लो। जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है ना, ये सीक्वेंस का ही मॉडिफाइड वर्जन होता है, ठीक है। ये सीक्वेंस का मॉडिफाइड वर्जन होता है। मतलब क्या, ये यहाँ पे जो आपको नंबर्स मिलेंगे ना, उसमें एक आपको एक अलग सा पैटर्न दिखेगा। अलग सा पैटर्न का मतलब क्या, जो आपके पास पहला टर्म होगा ना, पहला टर्म, इस पहले टर्म के बाद वाला जो टर्म आएगा ना, उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स वैल्यू ऐड करेंगे। और इसके बाद जो नया टर्म आएगा ना, नया टर्म, इसमें भी वही ये फिक्स वाली वैल्यू ही ऐड करेंगे। इसमें भी क्या करेंगे, ये फिक्स वाली वैल्यू ऐड करेंगे, तो हमें एक नंबर मिलेगा। फिर क्या करेंगे, इसके बाद का नंबर चाहिए ना, तो आपको फिर से यही वाला नंबर आपको ऐड करना पड़ेगा। जो नंबर इसमें ऐड करके आपने ये बनाया था, फिर अगला नंबर बनाया था, इसी नंबर में सेम नंबर को ऐड करके ये नंबर बनाया, तो फिर अगला नंबर भी क्या मिलेगा, सेम वैल्यू को ऐड करके मिलेगा। क्या बात समझ में नहीं आई क्या? एग्जाम्पल लेके बताते हैं, कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, यहां पे हो सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं बोल दूं मेरे पास है एक पहला नंबर 1 है, ठीक है ना, एक नंबर 1 है। अब मैंने क्या करा, एक ऐसा सीक्वेंस लिया जिसका अगला नंबर क्या है, 3 है। अब यहां पे यहां से यहां जाने पे क्या मिल रहा है आपको, +2 का मिल रहा है ना।
+2 करा तो 3 मिला। अब 3 से आगे जाना होगा तो मैं क्या करूंगा, फिर से +2 ही करूंगा, तब मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। फिर इसके बाद अगर जाना होगा ना तो फिर से मैं क्या करूंगा, +2 करूंगा, जिसके बाद मुझे 7 मिलेगा। और अगर इसके बाद भी जाना होगा ना तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर से +2 करेंगे, यानी कि आपको 9 मिलेगा। एक ऐसे आपको फॉलोइंग मतलब एक ऐसा फिक्स पैटर्न मिलेगा जिसमें आप एक कांस्टेंट नंबर 2 ऐड कर रहे हो। अगर इसके बाद का नंबर चाहिए तो आपको मिल जाएगा 11, क्योंकि आपने 9 में 2 को ऐड करना है, फिर आपको 11 मिलेगा। ऐसे ही करते करते मैं आगे के बहुत सारे टर्म आपको, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर पूछेगा ना कि हाँ कुछ नंबर के बाद, ये आपका क्या दे रखा है, पैटर्न दे रखा है, ठीक है। इस पैटर्न में ना, इस सीक्वेंस में अगर आपको मान लीजिए 100th प्लेस की जो वैल्यू आएगी वो फाइंड करना होगा तो भी हम फाइंड कर लेंगे बिना कोई बड़ी कैलकुलेशन किए हुए। अब इसमें क्या है, अगर आप सीक्वेंस उठा रहे हो ना तो यहां तक तो पता चल रहा है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे पता चला कि वन का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे अगर मतलब 100th प्लेस का अगर निकालना है आपको वैल्यू तो क्या करना पड़ेगा, आपको 100 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 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 कुछ ऐसे सीक्वेंस मिलेंगे जहां पे आपको फाइंड करने के लिए आपको बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। अब मान लीजिए यहाँ पे बताना होगा यहाँ पे 100 प्लेस की क्या वैल्यू आएगी, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे फिर 100 प्लेस पे आएगा तो कितना मुझे ऐड करना होगा, है ना। क्योंकि ये पैटर्न बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, फिक्स पैटर्न तो है नहीं कि मैं क्या करूंगा, कुछ कॉमन लेके ऐड कर लूंगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू ऐड होगा ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यही डिफरेंस होता है कि जो सीक्वेंस होता है ना वो केवल एक पैटर्न बनाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि हाँ वो कांस्टेंट नंबर ऐड कर रहा है कि नहीं ऐड कर रहा है, ठीक है। लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये बहुत बात फर्क पड़ता है कि आपको जो ऐड करने वाला नंबर है ना वो कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, यानी कि सेम नंबर होना चाहिए, तभी आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अब इसकी बात आई क्या, क्या सारे सीक्वेंस हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं क्या, यानी कि एपी होते हैं क्या। बताइए, क्या सारे सीक्वेंस हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं क्या, नहीं होते हैं। सारे सीक्वेंस देखा हमने ऊपर, हमने देखा ये ऊपर वाली वैल्यू है ना, ये सीक्वेंस तो है, लेकिन क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो मैं बोलूंगा नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि जो अगला नंबर मिल रहा है ना वो डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऐड करने पे मिल रहा है। अगर यही नंबर +3, मान लो यहाँ पे आपने +3 करा तो बाद में यहाँ पे भी अगर +3 करने पे आया होता, यहाँ पे भी अगला नंबर +3 करने पे मिलता, तब हमारा ये चीज एपी में होगा, अदरवाइज हमारा एपी में नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसके अलावा ये चीज उल्टा हो जाए, क्या सारे एपी क्या होते हैं, सीक्वेंस होते हैं क्या, तो ये बात बिल्कुल सही होगी कि हाँ सारे एपी हमारे सीक्वेंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखेगा, सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको एक पैटर्न दिखेगा, और हमने डेफिनेशन में वो चीज लिख रखा है कि क्या डेफिनिट ऑर्डर क्या एक फिक्स रूल को फॉलो करेगा और उसका एक डेफिनिट ऑर्डर होगा, यानी कि जो हमारे पास अगला नंबर आएगा वो किसी एक रूल को फॉलो करते हुए आएगा। क्या इतनी बात समझ में आई। यहां से आपका डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना। यहां से आपका एक नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है। अब इसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम दे रखे हैं, इनको देखते हुए हमें समझना है कि क्या ये चीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। फर्स्ट वाला पार्ट पढ़ते हैं। रीना अप्लाइड फॉर ए जॉब एंड गॉट सेलेक्टेड। उसने जॉब को अप्लाई करा, रीना ने जॉब के लिए अप्लाई करा और वो सेलेक्ट हो गई। सी हैज बीन ऑफर्ड अ जॉब विद अ स्टार्टिंग मंथली सैलरी ऑफ 8,000। उनको ऑफर किया गया जॉब के लिए, तो जो उनकी स्टार्टिंग सैलरी है ना को क्या मिलेगा, 8,000 रुपए मिलेगा, विथ एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 500 इन हर सैलरी। और ये बोला गया, कंडीशन ये दिया गया कि उनके जो सैलरी है ना, उनकी जो सैलरी है ना हर साल 500 रुपए बढ़ेगी, ठीक है। हर सैलरी इन रुपीज फॉर द फर्स्ट सेकेंड थर्ड डॉट ईयर्स विल बी रेस्पेक्टिवली। ये बोला गया कि अगर उनका पहला जो सैलरी होता है 8,000 रुपए मिलते हैं, फिर एक साल जो ये स्टार्टिंग का है, ठीक है ना, एक साल बाद आफ्टर 1 ईयर है ना, आफ्टर 1 ईयर उनकी जो सैलरी होती है वो 500 रुपए से इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और फिर 2 साल में ये सैलरी क्या हो जाती है, 9,000 हो जाती है, वो 500 रुपए से इंक्रीज करके। क्या जो ये आपको पैटर्न दिखाई पड़ रहा है, क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है ये, ठीक है। क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, ये आपको ये चीज बताना है। तो सिंपल सी बात है, आपको देखना है पैटर्न क्या बन रहा है। यहां से यहां पर जाने के लिए क्या 500 रुपए ऐड हो रहे हैं, है ना, और फिर यहां से यहां तक आने के लिए क्या 500 रुपए ऐड हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। और फिर क्या अगला जब तीसरे साल की बात की जाए तो वो ऐड होके फिर 500 रुपए ही ऐड होके आएगा, यानी कि 9,500 हो जाएगा।
तो इसमें क्या दिख रहा है, एक फिक्स पैटर्न से ये वैल्यू बढ़ जा रही है, तो ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। क्या इतनी बात समझ में आई? ये चीज हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो आ जाओ पार्ट नंबर सेकंड पे। पार्ट नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, आपके पास एक लेडर है, ठीक है ना, लेडर है, लेडर कैसा है मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा लेडर है, ठीक है। जो नीचे बॉटम है ना, बॉटम का जो रंग है, मतलब उस सीढ़ी का जो भी प्लेट होता है ना, नीचे कितना दे रखा है, जो सबसे नीचे है ना, उसका लेंथ है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका लेंथ कितना है, 45 सेंटीमीटर। और उसके वाला, उससे जो ऊपर वाला लेंथ है ना, उसकी लेंथ क्या होगी, इससे 2 कम है। क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 सेंटीमीटर डिक्रीज हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज होता है। अगर नीचे वाला बॉटम वाला 45 है, तो उसके ऊपर वाला कितना होगा, 2 कम हो जाएगा, यानी 43 हो जाएगा। अगर इससे ऊपर वाले की बात करें, इससे ऊपर वाले की बात करें, तो ये कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ऐसे डॉट 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 करते करते, डॉट डॉट करते करते, जो लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला यानी कि 8वें नंबर पे, उसकी लेंथ कितनी हो जा रही है, 31 सेंटीमीटर हो जा रही है। तो क्या ये चीज हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या? पहली बात तो यहाँ पे लिखा है क्या, सबसे पहली बात आपको देख के समझ जाना है कि जो जो डिक्रीज हो रहा है ना, नंबर नंबर डिक्रीज हो रहा है, कैसे हो रहा है, यूनिफॉर्मली हो रहा है। यूनिफॉर्मली मतलब क्या, कांस्टेंट, ठीक है। अगर कांस्टेंट नंबर डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट किसी फिक्स नंबर से डिक्रीज हो रहा है, तो वो क्या होगा, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, ठीक है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अब पहली बात देखो, पहला वैल्यू जो होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, ए बोलता हूँ, ठीक है ना, ए बोलता हूँ। अगला नंबर क्या होगा, A1 होगा, A2 होगा, ठीक है ना। ये A1 या फिर A कुछ भी बोलो, अगला नंबर A2, फिर अगला नंबर A3 होगा। इसमें आप देखिए, जो A है ना, A की वैल्यू क्या है, 45 है, और A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू क्या है, 43 है। यहां से यहां तक आने में क्या हुआ, प्लस का सॉरी माइनस का 2 हुआ, है ना, माइनस का 2 हुआ, क्योंकि 2 से कम हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से कम हो रहा है। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, अगर मान लीजिए A3 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे A3 की वैल्यू 41 है, तो 41 लिख लीजिए। और यहाँ से यहाँ पे आने पे भी क्या हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है। तो क्या ये कांस्टेंट नंबर से घट रहा है, हाँ बिल्कुल घट रहा है। तो ये चीज हमारा AP में होगा। अब यहाँ पे जो ये नंबर है ना, ये नंबर जिस नंबर से, जिस कांस्टेंट नंबर से ये कम हो रहा है ना, इसको मैं क्या बोलता हूँ, डी। डी मतलब क्या, डी स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस विच इज -2, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज ए एंड डी। इन दोनों से हमारा पूरा पूरा का पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चलने वाला है, क्या, ए और डी से, ठीक है ना। इन दोनों टर्म से आपका पूरा अरिथमेटिक यानी चैप्टर नंबर 5 दोनों टर्म से चलने वाला है। क्या इतनी बात समझ में आई? है कहीं डाउट? अगर डाउट है तो यार यहाँ पे आ जाना। इस नंबर पे आप क्या करना, कोई भी अगर आपको कोई भी डाउट है ना, क्लास 9th to 12th किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको डाउट है, तो आप यहाँ पे भेजना, आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा। आई बात समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। ये क्वेश्चन नहीं, ये पार्ट्स हैं, आपको समझना है क्या चीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है और क्या चीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होता। तो यहाँ पे पार्ट नंबर 3 पे देख लो, यहाँ पे लिखा है इन अ सेविंग्स स्कीम द अमाउंट बिकम्स 5/4 times of itself after every 3 year. The maturity amount in rupees of an investment of 8,000 after 3, 6, 9 and 12 years will be respectively. देखिए यहाँ पे बोला गया है कि एक स्कीम आया है, और इस स्कीम में बोला गया अगर आप जो पहला अमाउंट डाल रहे हो, मान लो आप पहला अमाउंट डाल रहे हो कितना, 200 रुपए डाल रहे हो, तो अगले 3 साल में ना इसका जो इंक्रीमेंट होगा वो कैसे हो जाएगा, 200 का 5/4 हो जाएगा, 200 का 5/4 हो जाएगा। मतलब क्या, ये कट के कितना आने वाला है, 50, 50 बच्चे 250, यानी कि 3 साल के बाद ये आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 350 होगा। फिर अगले 3 साल के बाद इसका कितना हो जाएगा, 250 का ये कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा इसका, तो इसको कैंसिल कीजिएगा, कितने बार में घटेगा, 6 चौका 24, बचा 1, 2 जा 0.45 से 20, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका वैल्यू। यानी कि जो अगला 3 साल पे होगा ना, इसमें कितना ऐड कीजिएगा, 62.5 ऐड कीजिएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बच्चे 25 को 5 कैरी 2, और 5 2 जा 10, 12, 5 30 30। यानी कि पहला जो 3 साल पे हो रहा है ना, उसमें इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 50 रुपए का। और इसके बाद जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है, इसके बाद का जो हमारा इंक्रीमेंट है वो हो रहा है 62.5। तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, इंक्रीमेंट हो रहा है वो देखो, क्या दोनों सेम वैल्यू है क्या, क्या सेम वैल्यू है, नहीं। अगर सेम वैल्यू होता तब ये हमारा एपी में होता,
तब ये हमारा एपी में होता। अगर सेम वैल्यू नहीं है तब हमारा क्या होगा, एपी नहीं होगा। अब यहाँ पे जो एग्जैक्ट वैल्यू दे रखा है उसको देख लीजिए, ये तो आपके लिए एग्जाम्पल था। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो हर साल पे, हर तीसरे साल पे इसका इंक्रीमेंट हो रहा है ना, अमाउंट का कितना हो रहा है, 5/4 हो रहा है ना, 5/4 हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे कोई वैल्यू था, यहाँ पे कोई वैल्यू है आपका 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है पहला जो अमाउंट है आपका वो कितना है, 10,000 है। और अगले 3 साल में ना, 3 साल में 10,000 का क्या होगा, 10,000 का 5/4 हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। 5/4 यानी कि 10,000 का अगर 5/4 निकालोगे आप तो कितना आएगा, 12,500 रुपए आएगा, 12,500 रुपए आएगा, ठीक है। अगर 12,500 रुपए आ रहा है मतलब 3 साल पे जो पहला अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, 12,500 रुपए हो जाएगा। तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ, इंक्रीमेंट आपका 2,500। और फिर अगले 3 साल पे, यहां से अगले 3 साल पे जो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, फिर इसका 12,500 रुपए का 5/4 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे बोला है कि टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, जितना नया अमाउंट हो रहा है उसका 5/4 हो जा रहा है। तो इस नए अमाउंट का कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, ठीक है। अब जो नया अमाउंट होगा ना उसका 5/4 होगा। आई बात समझ में। अब इसका 5/4 निकालिएगा तो कितना आएगा, इसका 5/4 निकालेगा 15,625 आएगा, ठीक है। अब 15,625 यहां से इंक्रीज करने पे कितना आ रहा है आपका 3,125 रुपए आ रहा है, 3,125 रुपए आ रहा है। और फिर यहां से यहां इंक्रीमेंट हो रहे हैं, ठीक है, यहां से इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर इस अमाउंट का 5/4 हो जाएगा तो 19,000 कितना आ रहा है, 19,531.25 आ रहा है, ठीक है। अब यहां से यहां तक जाने में कुछ बड़ी अमाउंट इंक्रीज हो रही है ना, यानी कि अगर ये दोनों नंबर क्या है, सेम नंबर से इंक्रीज होता, यहाँ पे अगर 2,500 रुपए हो रहा है तो अगला अमाउंट भी अगर 2,500 रुपए से इंक्रीज होता ना, तब ये हमारा एपी में होता। यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है ना डी, वो क्या है, नॉट सेम। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो हमारा एपी नहीं होगा, ठीक है ना, तो हमारा एपी नहीं होगा। सो दिस इज नॉट एन एपी। क्या इतनी बात समझ में आई, क्या चले आगे। अब ये वाला क्वेश्चन जो हमने बताया था, अभी देखो यहाँ पे द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर इन स्क्वायर्स विद साइड 1, 2, 3 यूनिट्स, ठीक है, आर रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे क्या बोला है कि आपको नंबर दे रख 1, 2, 3 के और डॉट 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 आगे करके, यानी कि अगला जो नंबर आएगा वो क्या होगा, 4 स्क्वायर होगा, अगला जो नंबर आएगा वो 5 स्क्वायर होगा, ठीक है। क्या ये जो वैल्यू है क्या एपी में है, बताइए क्या एपी में है। तो हमने पहले एग्जांपल में बता रखा है ये चीज क्या है, केवल सीक्वेंस है ना कि एपी है, क्योंकि अगला जो टर्म आ रहा है ना, 1 का स्क्वायर की जगह 1 होगा, 2 का स्क्वायर की जगह 4 होगा, 3 का 9 होगा, 4 का 16 होगा, 5 का 25 होगा। यहां से यहां जाने पे इंक्रीज कितने का हो रहा है, 3 का हो रहा है। और यहां से यहां पे जाने पे 5 का हो रहा है। यहां से यहां जाने पे क्या होगा, प्लस का 7 हो रहा है। यहां से यहां जाने पे क्या हो रहा है, प्लस का 9 हो रहा है, ठीक है। क्या कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज हो रहा है क्या, सब नंबर तो डिफरेंट आ रहा है ना। जब डिफरेंट आ रहा है तो कहां एपी हो जाएगा भैया, दिस इज नॉट एन एपी। ये भी हमारा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो क्या ये सीक्वेंस होगा, क्या ये सीक्वेंस है, क्योंकि एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसके अगले वाले नंबर को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्ट करने का मतलब क्या, इसका जो अगला नंबर आएगा वो 6 का स्क्वायर आएगा, फिर अगला नंबर 7 का स्क्वायर आएगा, तो मैं बता सकता हूं, है ना। लेकिन क्या ये एक कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज हो रहा है क्या, नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। आई बात समझ में। लेकिन ये चीज हमारा क्या सीक्वेंस है। अब चलो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, ये चीज कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स। यहाँ पे जो भी नंबर का लिस्ट दे रखा है इसको पढ़िए समझिए और इसके बाद आगे के 2-3 टर्म बताओगे, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है, पहला जो नंबर होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, ए बोलता हूँ। उसके बाद वाला जो नंबर होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, A2 बोलता हूँ। इसके बाद का नंबर क्या होगा, A3 होगा। इसके बाद का नंबर क्या होगा, A4 होगा। अगर इसमें देखा जाए यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए हमारा प्लस का 1 हो रहा है, और फिर यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए यहाँ पे भी प्लस का 1 हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने पे यहाँ पे भी प्लस का 1 हुआ है, यानी कि अगला नंबर जो आएगा ना वो +1 करके आएगा। बताइए अगर अगला नंबर होगा तो क्या होगा, +1 करके, यानी कि 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। इसके बाद का नंबर होगा तो क्या हो जाएगा, 5 + 1 दैट इज 6। इसके बाद का नंबर मतलब आगे का बहुत सारा नंबर आप बता सकते हो। तो ये चीज हमारा एपी में है ना, क्योंकि हम आगे का नंबर बता सकते हैं। और यहाँ पे जो वैल्यू ऐड हो रही है ना, एक कॉन्स्टेंट टर्म ऐड हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ आप जा रहे हो माइनस का 30 हो रहा है, फिर यहां से यहां आप जा रहे हो तो क्या माइनस का 30 हो रहा है फिर से, और फिर यहां से यहां जा रहे हो आप तो फिर माइनस का 30 होगा। अगर फिर आप यहां से यहां जाओगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस का 30 करना पड़ेगा। और 10 - 30 कीजिएगा तो क्या आएगा, माइनस का 20 आएगा ना, यानी कि अगला नंबर क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। फिर -20 में क्या करना पड़ेगा, फिर -30 करना पड़ेगा आपको, तो माइनस क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी कि आगे वाला टर्म भी मैं इनफाइनाइट तक बता सकता हूं। क्या इतनी बात समझ में आई।
तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। ठीक बात। अब देखिए यहाँ पे ये -3 है, ए की वैल्यू क्या है -3 है, और यहाँ से यहाँ जाने पे क्या हुआ, प्लस का 1 हुआ है, और फिर यहाँ से यहाँ जाने पे क्या हुआ है, प्लस का 1 हुआ है, और फिर यहाँ से यहाँ जाने पे प्लस का 1 हुआ है, यानी कि इसका आगे वाला जो वैल्यू आएगा वो भी +1 करके आएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। फिर इसके आगे का वैल्यू क्या हो जाएगा, +1 करके आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। आगे वाला नंबर मैं बता सकता हूँ, ठीक है ना, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 3 3 3 3, तो आप बताओ क्या ये एपी होगा, बताइए क्या ये एपी होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि यहां से यहां पर जाने के लिए प्लस का 0 हुआ है, यहां से यहां पर जाने के लिए प्लस का 0 हुआ है, यहां से यहां पर जाने के लिए प्लस, फिर अगला जो वैल्यू आएगा ना प्लस का 0 होगा, यानी कि फिर 3 + 0 कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। और इसका अगला टर्म भी क्या होगा, 3, क्योंकि 3 में क्या करेंगे आप, 0 को ऐड करेंगे। ऐसे अगली वैल्यू ये कितनी होती जाएगी, सारी वैल्यू 3 3 होती जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट नंबर एक 0 हमें ऐड करना पड़ रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई। आ जाओ पांचवें पार्ट पे। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, -1 है, और यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए क्या हो गया, -0.5 हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या हो गया, ये भी -0.5 हो गया, और यहाँ से यहाँ गए तो भी क्या हो गया, -0.5 हो गया, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा -0.5, यानी कि जो अगली वैल्यू आएगी क्या आएगी, -3.0 आएगा। अब इसके बाद वाली वैल्यू अगर लानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी -0.5 ऐड करना पड़ेगा। अब -0.5 ऐड कीजिएगा तो अगला नंबर -3.5 आएगा, यानी कि इसका भी हम आगे वाला सारा टर्म बता सकते हैं, ये भी हमारा क्या होगा, एपी होगा। आगे चलिए आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 पे। अब एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको कंसीडर करना है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पढ़ो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेकिंग एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ठीक है ना, आपको बताना है कि जो कंडीशंस दे रखे हैं ना, कंडीशंस दे रखे हैं, इन कंडीशंस को लेके जो हमारा स्टेटमेंट बन रहा है ना, क्या ये स्टेटमेंट हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है, ये चीज आपको एक्सप्लेन करना है। तो पहला पार्ट देखिए जरा, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपए फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। क्वेश्चन में ये बोला गया कि अगर आप टैक्सी से ट्रेवल कर रहे हो है ना, तो अगर पहला किलोमीटर जा रहे हो तो पहले आपको 15 रुपए देना पड़ेगा, फिर एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर जाओगे तो आपको कितना देना पड़ेगा, 15 + 8 देना पड़ेगा, फिर आपको एक्स्ट्रा जा रहे हो ना तो ये कितना हो जाएगा, 15 8 23 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला 1 किलोमीटर जाओगे ना तो आपको फिर से 8 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी कि आपको 31 रुपए देना पड़ेगा। फिर आप अगला 1 किलोमीटर जाओगे ना तो फिर कितना देना पड़ेगा, 39 रुपए देना पड़ेगा। यहां से यहां जाने के लिए कितना आपको ऐड करना पड़ा, प्लस का 8 ऐड करना पड़ा, फिर यहां से यहां जाने के लिए प्लस का 8 ऐड करना पड़ा, फिर यहां से यहां तक ऐड करने पे प्लस का 8 करना पड़ा। अगर अगला किलोमीटर जाओगे तो 8 रुपए फिर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। क्या ये चीज हमारा एपी में है, बताइए क्या ये चीज हमारा एपी में है, तो बिल्कुल हाँ, ये चीज एपी में है, क्योंकि एक कांस्टेंट नंबर ऐड करके अगला टर्म हमें मिल रहा है। वो टर्म क्या है, यहाँ पे पहले टर्म को मैं क्या बोलता हूँ, पहले टर्म को मैं बोलता हूँ ए, है ना, ये हमारा ए है, और ये जो कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है इसको मैं क्या बोलता हूँ, डी बोलता हूँ, दिस इज डी। ए इक्वल्स टू हमारा 15 है, और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू हमारी 8 है। क्या आई बात समझ में। ए और डी को फाइंड करना अभी सीख लो, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि इसके अलावा कुछ करना ही नहीं यार, ए और डी निकालना है आपको, ए और डी की हेल्प से सारे चैप्टर नंबर 5 को सॉल्व करना है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप क्या रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है ना, उसमें कुछ अमाउंट एयर का कुछ अमाउंट प्रेजेंट है, जब मैं उसमें वैक्यूम लगा रहा हूं तो जितना हवा है उसका 1/4 निकाल दे रहा है। अगर एक बार मैंने वैक्यूम लगाया, पहले कुछ होगा, ठीक है, भरा हुआ सिलेंडर होगा, अगर इसमें एयर है, ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, अब इस सिलेंडर में कुछ हवा भरा होगा, अब हवा भरा है, आपने क्या करा, एक बार वैक्यूम लगाया तो इसमें जितना भी हवा था ना उसका 1/4 निकल जाएगा बाहर। फिर आप क्या करोगे, 1/4 निकालोगे, पहले यहां तक था, मान लो 1/4 निकाला तो यहां तक आ गया, ठीक है, यहां तक आ गया, फिर आप वैक्यूम निकालोगे, फिर इसका 1/4 कम हो जाएगा, अब इसका 1/4 थोड़ा सा
कम होगा ना, पहले ज्यादा वैल्यू था तो उसका 1/4 थोड़ा ज्यादा होगा। जितनी वैल्यू कम होती जाएगी क्या उसकी 1/4 वैल्यू कम मिलती जाएगी ना। अब ये चीज तो आपने ऐसे इसको समझ लिया प्रैक्टिकली, लेकिन मैथमेटिकली समझिए जरा। अगर आपके पास क्या इसमें 1600 सेंटीमीटर क्यूब एयर सिलेंडर में भरा हुआ है, जब मैं इसमें क्या करूंगा, एक बार वैक्यूम लगाऊंगा तो इसमें इसका 1/4 कम हो जाएगा, 1/4, और इसका 1/4 कितना आएगा, 400 आएगा। ठीक है, पहले 1600 था, जब हमने वैक्यूम निकाला तो उसका 1/4 कम हो गया। अब 1/4 वैल्यू कितनी हो रही है, 400 हो रही है। अब 400 से कम होके कितना हो गया, 1200 हो गया। बताइए, अब फिर जब मैं वैक्यूम निकालूंगा तो बचे हुए एयर का कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसका 1/4 निकाले कितना होगा, 300 होगा। अब क्या हो जाएगा, 300 कम हो जाएगा, यानी कि आपका कितना होगा, 900 होगा। और फिर 900 का 1/4 हो जाएगा। अब बचा हुआ एयर कितना है, 900 है ना। और फिर आप क्या करेंगे, 900 का 1/4 निकालिएगा तो क्या मिलेगा, 225 होगा। 900 का कितना हो रहा है, फिर 200, यानी कि आपका अगली बार जब तीसरी बार निकालोगे तो 225 कम हो जाएगा। अब इसमें से जब 225 कम कीजिएगा 675 आएगा। ठीक है, अब देखो, पहले बार जब देखा हमने सिलेंडर में कितना था, 1600 सेंटीमीटर क्यूब एयर था, और फिर जब मैंने एक बार वैक्यूम निकाला लगाया तो कितना पे आ गया, 1200 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। और फिर मैं जब दूसरी बार वैक्यूम लगाया हमने तो अमाउंट किस पे आ गया, 900 सेंटीमीटर क्यूब पे आ गया। और फिर जब मैंने वैक्यूम लगाया तो जो हमारा अमाउंट आ गया वो कितने पे आ गया, 675 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो हमें दिखाई क्या पड़ रहा है, दिखाई ये पड़ रहा है कि जो डिक्रीमेंट हो रहा है ना, वो क्या एक कांस्टेंट नंबर है, नहीं है, कांस्टेंट नंबर नहीं है। आपको साफ दिखाई पड़ रहा है, पहली बार 400 कम हो रहा है, दूसरी बार 300 कम हो रहा है, फिर तीसरी बार 225 कम हो रहा है। ऐसे करते करते डिक्रीमेंट होता जाएगा ना। तो क्या ये कांस्टेंट नंबर हो रहा है कम, नहीं, तो ये हमारा एपी नहीं होगा। ठीक है ना, बोलेंगे क्या, द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है सो दिस इज नॉट एन एपी। क्या इतनी बात समझ में, चलो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट्स 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर इच सब्सिक्वेंटली मीटर। ये क्या क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ दिख रहा है क्या, बिल्कुल एग्जैक्ट पहले का कंडीशन, जो पहला हमारा कंडीशन था ना वही कंडीशन ये भी फॉलो कर रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो इसमें कह क्या रहा है, गड्ढा खोदा जा रहा है। कंडीशन क्या है यहाँ पे, कंडीशन बस ये है कि जब गड्ढा खोदने जा रहे हैं ना, मजदूर लोग गड्ढा खोदने जा रहे हैं, जब ये 1 मीटर गड्ढा खोदेंगे ना, पहला मीटर जब गड्ढा खोदेंगे, पहला मीटर क्या होता है, मान लो जब गड्ढा खोदना होता है ना तो ऊपर की मिट्टी बहुत हार्ड होती है, तो उसमें लगाने पे बहुत ज्यादा फोर्स लगता है। तो पहले मीटर खोदने के लिए ना, पहले मीटर खोदने के लिए कितना चार्ज कर रहे हैं, 150 रुपए चार्ज कर रहे हैं। फिर अगला 1 मीटर खोदने के लिए ना वो 50 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं। मतलब दूसरा मीटर जब खोदेंगे ना, पहला मीटर खोदने पे उन्होंने चार्ज करा 150 रुपए, फिर 1 मीटर के बाद जब दूसरे मीटर तक जाएंगे उसके लिए चार्ज करेंगे, वो कितना करेंगे, 50 रुपए चार्ज करेंगे। और फिर इसके बाद 1 मीटर खोदेंगे तो भी वो कितना लेंगे, 50 रुपए चार्ज करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद 1 मीटर खोदेंगे तो भी कितना लेंगे, 50 रुपए चार्ज करेंगे। मतलब इसके बाद जितना भी वो खोदेंगे ना, हर मीटर के लिए क्या करेंगे, 50 रुपए चार्ज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको पता क्या चल रहा है कि पहले मीटर के लिए देखा जाए, फर्स्ट मीटर के लिए देखा जाए, जो चार्ज हो रहा है वो कितना ले रहे हैं, 150 रुपए। अब 2 मीटर खोदने के लिए, ठीक है ना, 2 मीटर खोदने के लिए इनको चार्ज कितना देना पड़ रहा है, 150 प्लस 50 देना पड़ रहा है, यानी कि टोटल टोटल कितना देना पड़ रहा है, 200 देना पड़ रहा है। फिर 3 मीटर खोदने के लिए कितना देना पड़ रहा है, 200 दे दिया। अब तीसरे मीटर के लिए 50 और देना पड़ेगा, यानी 250 हो जाएगा। फिर 4 मीटर खोदने के लिए 50 रुपए और देना पड़ेगा, यानी कि 300 रुपए देना पड़ेगा। अब यहाँ से जो आपको इंक्रीमेंट दिख रहा है वो कितने का दिख रहा है, 50-50 का दिख रहा है ना। क्या ये कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज हो रहा है, हाँ बिल्कुल कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। है इजी, बताइए है इजी। चले अगले क्वेश्चन पे, द अमाउंट ऑफ money in the account every year when 10,000 rupees is deposited at the compound interest of 8% per annum। ठीक है, अब आपको ये बताना है, एक अमाउंट है ना, डिपॉजिट करने पे जो आपको पर ईयर देना पड़ रहा है ना इंटरेस्ट, आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है हर बार 8% का, हर साल 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसा ही नहीं बोल रहा है, आपने 8th में पढ़ रखा है, 7th में आपने एसआई पढ़ा है, 8th में आपने सीआई पढ़ा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या दोनों सेम होते हैं क्या, क्या दोनों सेम होते हैं क्या। यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगता है ना, अगर पहले साल में आपको लग रहा है 500 रुपए, तो दूसरे साल भी आपको कितना देना पड़ेगा, 500 रुपए देना पड़ेगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, 5% का सीआई लग रहा है, तो पहले में इसका 5% कितना हो जाएगा, 5% इसका 25 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो आपका नया अमाउंट कितना हो जाएगा, 525 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब जो अगला
इंटरेस्ट लगेगा ना, वो प्रिंसिपल पे केवल नहीं लगता, ये टोटल किस पे लगता है, जो आपका प्रिंसिपल था उस पे जितना आपने इंटरेस्ट दिया उन दोनों को मिला के फिर से आपको इंटरेस्ट देना होता है। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। अब जब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा तो क्या वो कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज करेगा क्या, कतई नहीं। यानी कि पहले अगर 500 रुपए है तो आपको कितना देना पड़ेगा, 525 रुपए देना पड़ेगा। फिर अगले साल देना पड़ेगा कितना, 525 का 5%, 525 का 5% दीजिएगा कितना हो जाएगा, 26 रुपए 25 पैसे आपको फिर से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपने पहले साल 25 रुपए दिया और दूसरे साल आपको कितना देना पड़ रहा है, 26 रुपए 25 पैसे देना पड़ रहा है, तो क्या कांस्टेंट नंबर से ये इंक्रीज कर रहा है क्या, नहीं ना। तो ये हमारा क्या होगा, दिस इज नॉट एन एपी, ये हमारा एपी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है हमारा, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी when the first term a and the common difference d are given as follow। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला गया कि आपको इसके आगे के कितने टर्म्स बताने, 4 टर्म्स बताने जब a और d की वैल्यू दी गई है। अगर आपके पास पहला अमाउंट 2 रुपए है ना, पहला जो फर्स्ट टर्म है 2 है, ठीक है, अगला जो सेकेंड टर्म है वो 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है। क्या ये चीज आपको एपी में दिखाई पड़ रहा है, हाँ बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने के लिए +2 हुआ है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए +2 हुआ है, और यहाँ से जाने के लिए यहाँ तक +2, यहाँ से यहाँ +2, और इसके बाद भी आप जाओगे तो +2 करके मिलेगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको डी बोलता हूँ। ये जो हमारा वैल्यू होता है इसको मैं क्या बोलता हूँ, डी बोलता हूँ, है ना, दिस इज डी। और यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है उसको मैं क्या बोलता हूँ, ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब देखो जरा, अब क्या मैं इसको बोल सकता हूँ, क्या इसको मैं बोल सकता हूँ a प्लस, ये a है ना, ये a है, ये वैल्यू a है, ठीक है ना, यहां पे मैं लिख रहा हूं समझना। अब यहां से यहां जाने के लिए मैंने क्या किया, a प्लस डी कर दिया। ठीक है, यहां से यहां जाने के लिए a प्लस डी कर दिया, मतलब 2 में 2 जोड़ दिया। अब यहां से यहां जाने के लिए अगर मैं a को 2 बोलूं तो a में कितना जोड़ रहे हो आप, 4 जोड़ रहे हो, यानी कि जितना हमारा कॉमन डिफरेंस है उसका दोगुना जोड़ रहे हो, यानी कि 2d जोड़ रहे हो। ऐसे अगले वाले टर्म के लिए क्या करोगे आप, a प्लस 3d करोगे, है ना। ऐसे ही अगले वाले टर्म के लिए क्या करोगे, a प्लस, यहाँ पे a की वैल्यू 2 है तो मैं a ही लिखता हूँ, ठीक है ना। अगले वाले टर्म के लिए क्या करोगे, a प्लस 4d करोगे, है ना। आपको दिखाई क्या पड़ रहा है, जो पहला टर्म है उसको मैंने a बोला, जो दूसरा टर्म हो रहा है उसमें एक d ऐड हो रहा है, जो तीसरा टर्म है उसमें 2d ऐड हो रहा है, और जो चौथा है ना उसमें 3d ऐड हो रहा है, और जो पांचवा टर्म है उसमें 4d ऐड हो रहा है। आपको दिखाई पड़ रहा है क्या, आपको दिखाई ये पड़ रहा है कि जितने नंबर ऑफ टर्म है, अगर a 5 है तो उसमें 4d ऐड हो रहा है ना। a प्लस 4d बोले, अगर a 100 होता, मान लीजिए a 100 होता, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, a प्लस 99d बोलता ना। ये हमारा एक डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है, जब आप पढ़ेंगे ना nth टर्म ऑफ एन एपी तब ये चीज काम आएगा, वहां पे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, यहाँ पे बस बेसिक से समझो। अगर यहाँ पे आपको दे रखा है क्या, यहाँ पे आपको a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में a की वैल्यू कितनी दी है, 10, और d की वैल्यू 10, ठीक है ना। a इक्वल्स टू 10 दे रखा है, और d इक्वल्स टू भी कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। अगर मुझे इसके आगे का टर्म बताना है तो पहला टर्म हमारा a ही होता है ना। अगला टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस डी हो जाएगा, यानी कि 10 प्लस 10 हो जाएगा, 10 प्लस 10 हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, अगला हमारा क्या हो जाएगा, 10 प्लस 2d हो जाएगा। और अगला अगर बताना है तो क्या हो जाएगा, a 10 प्लस 3d हो जाएगा। बताइए, 10 प्लस 10 कीजिएगा। अच्छा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है क्या, बस देखो यार, देखो देखो देखो, पहला टर्म क्या हो गया हमारा, 10 हो गया। अब 10 में क्या कीजिए, d ऐड कर दीजिए। 10 में जब 10 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें फिर क्या कीजिए आप, इसमें भी 10 को ऐड कर दीजिए। 20 में जब 10 ऐड करेंगे 30 हो जाएगा। फिर इसमें भी आप क्या करेंगे, 10 ऐड करेंगे, जब 30 में 10 को ऐड करेंगे 40 मिलेगा। फिर 40 में 10 को ऐड करेंगे तो 50 मिलेगा। तो पहला टर्म हमारा a था, 1 2 3 4 टर्म हमने निकाल लिए, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया हमारा। अब दूसरे पार्ट के लिए a और d कितना दिया है, a दिया है -2, d दिया है 0। a हम पहला टर्म ऐसे ही लिखेंगे -2, और -2 में 0 ऐड कीजिएगा, कितना हो जाएगा, -2 ही होगा। फिर अगले टर्म के लिए क्या करेंगे, d ऐड करेंगे, तो -2 में 0 ऐड कीजिएगा, -2 मिलेगा। फिर अगले टर्म के लिए d ऐड करेंगे, इसमें पहले वाले टर्म में, इसके पहले वाले टर्म में, तो कितना हो जाएगा, -2 प्लस 0, ये भी हमारा -2 हो जाएगा। फिर अगले टर्म के लिए इसमें 0 ऐड करेंगे, तो -2 प्लस 0, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो हमने 4 टर्म और निकाल लिए, कब, जब a की वैल्यू दे रखी है तो 4 टर्म और निकाल लिए, ठीक है इजी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, a की वैल्यू और d की वैल्यू लिख लीजिए। a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, और d इज -3। a की वैल्यू 4 और d की वैल्यू -3, ठीक है ना। यहाँ पे आप a लिख लो, और इसमें क्या करना, अगला टर्म लेने के लिए
क्या करेंगे, 4 में -3 को ऐड करेंगे, 4 प्लस -3 ऐड होगा तो कितना मिलेगा, 4 में से 3 जाए भैया 1 बचेगा ना, तो अगला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, 1 में क्या ऐड करेंगे, -3 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। अगला हमारा टर्म क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और फिर क्या, -2 में ऐड करेंगे क्या, -3 कॉमन डिफरेंस, तो हमारा क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा हमारा, -5 हो जाएगा। और फिर -5 में कितना ऐड कीजिएगा, -5 में फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड कीजिएगा तो -8 मिल जाएगा। अगला नंबर क्या मिल जाएगा, -8 मिल जाएगा। तो 4 टर्म हमने बता दिए। कैसे मिलता है भाई, जो पहला टर्म है ना, जो एक टर्म है ना, उसके बाद वाला अगर टर्म चाहिए आपको तो उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, बस अगला टर्म मिल जाएगा। ठीक है ना। अगर 99 टर्म पता है आपको, 99th टर्म पता है, तो 100th टर्म अगर पूछेगा तो क्या करेंगे, 99 टर्म में क्या ऐड कर देंगे भाई, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो हमारा 100वां टर्म निकल जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई, है इजी। चले आगे, फोर्थ वाले पॉइंट में ए की वैल्यू डी की वैल्यू लिख लीजिए। ए कितना दिया है, डी कितना दिया है, ए दिया है -1 और डी दिया है हाफ। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, ए की वैल्यू -1 लिख लो। अब इसमें क्या करेंगे, 1/2 ऐड करेंगे। जब -1 में 1/2 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, प्लस का 1/2 मिलेगा ना। ठीक है, अगला टर्म हमें क्या मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा फिर। ठीक है, अब देखो -1 में हमने डी ऐड करा तो 1/2 मिला, और सॉरी माइनस का मिलेगा ना, बताओ बताओ, माइनस का मिलेगा ना, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। और फिर -1/2 में +1/2 करेंगे तो 0 मिलेगा। फिर जीरो में 1/2 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, सेम वैल्यू, क्योंकि जीरो में कुछ भी ऐड करो वही मिलता है। फिर 1/2 में अब अगर हाफ ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर 1 में 1/2 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 3/2 मिलेगा। ठीक है, तो अगला टर्म आप बता सकते हो। हमने कितने टर्म, 1 2 3 4 5 टर्म लिख दिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, a इक्वल्स टू -1.25 और d इक्वल्स टू -2.5। माइनस का 1.25 और d की वैल्यू कितनी दे रखी है, d इक्वल्स टू माइनस का 0.2। तो पहले टर्म के लिए सेम a की वैल्यू लिख दो -1.25। ठीक है, अगर अगला वैल्यू चाहिए तो ये ऐड कीजिए, ये वाली वैल्यू ऐड कीजिए। अब जब -1.25 में ऐड करेंगे क्या, माइनस का 0.25 तो क्या मिलेगा, माइनस का 1.4 कितना 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 5 मिलेगा। ठीक है, अगला टर्म क्या हो जाएगा, माइनस का 1.5 ऐड कीजिए, मतलब ये मिल जाएगा। अब अगला टर्म चाहिए तो 1.5 -1.5 में डी ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, माइनस का 1.75 मिल जाएगा। फिर अगला टर्म चाहिए तो क्या करेंगे, इसमें ये वाली वैल्यू ऐड करेंगे, डी को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, माइनस का 2.0 मिल जाएगा। अगर अगला वैल्यू चाहिए तो फिर इसमें डी ऐड करेंगे, 2 में डी ऐड करेंगे तो माइनस का 2.25 मिलेगा। ठीक है, तो देखो 4 टर्म हमने निकाल लिए। ठीक है, क्या ये सेकेंड वाला टर्म इजी था, बहुत इजी था। बस हमें क्या करना था, ए और डी को ए की हेल्प से डी को ऐड करते हुए हमें अगला टर्म निकालते जाना था, बाकी सारी वैल्यू मिल गई। अब देखो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप में यहाँ पे क्या करना है, कॉमन डिफरेंस बताना है इस वाले सीक्वेंस का, जो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, इसमें ए की वैल्यू क्या होगी और डी की वैल्यू क्या होती है, इसमें भी आपको यही बताना है। ठीक है ना, ये बहुत ईजी है। आप क्या करोगे, डी निकालने के लिए क्या करते हैं, अब देखो अगर हमारे पास पहला टर्म 5 है ना, और दूसरा टर्म 7 है, अगर एक टर्म 5 है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक टर्म 5 है और दूसरा टर्म क्या है, 7 है, तो यहां से यहां जाने के लिए, यहां से यहां जाने के लिए देखो +2 ऐड करा, तो ये 2 कैसे मिलेगा भाई, ये 2 कैसे मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 2 ही मिलेगा ना। तो क्या करते हैं, हमें डी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर मैंने इसको ए बोला, इसको ए बोला, इसको A2 बोला और इसको A3 बोला, इसको A4 बोला, तो किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकाल लो, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकाल लो। A4 माइनस A3 कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, A4 माइनस A3 कर सकते हो, या फिर A3 माइनस A2 कर सकते हो, या फिर A2 माइनस A कर सकते हो। इसमें से इसको माइनस कर दो, या फिर इसमें से इसको माइनस कर दो, या फिर इसमें से इसको माइनस कर दो, कोई भी कर दोगे तो आपको डी मिलेगा। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू 3 है तो 3 लिख लीजिए। और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ए माइनस, इसमें से क्या कर दो आप, A2 माइनस A1, ये फॉर्मूला याद करना आपको डी निकालने के लिए। वैसे तो आप कोई भी याद कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो, ठीक है ना, डी निकालने के लिए कोई भी कर सकते हो, लेकिन आप यूजुअली यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो देखो A2 क्या है 1 और A क्या है 3, तो 1 माइनस 3 कीजिए, 1 माइनस 3 कीजिए, कितना आएगा, माइनस का 2 होगा, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 आ गया। ठीक है,
अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 5, और डी बताना है तो -1 और क्या करेंगे माइनस और ये वाली वैल्यू, ठीक है ना। इस इस वैल्यू में से माइनस करेंगे इस वैल्यू को, तो इस वैल्यू को मैंने लिखा माइनस लिखा, फिर इस वैल्यू को माइनस करेंगे -5, ठीक है। तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 मिलेगा, यानी कि डी की वैल्यू कितनी मिल गई, डी की वैल्यू 4 मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, ए की वैल्यू तो आपकी यही हो जाएगी, ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब डी इक्वल्स टू क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे ये वाली वैल्यू, ठीक है। डी के लिए माइनस करेंगे, कीजिए 5/3 माइनस का 1/3, देखिए बेस बराबर है तो ऊपर की वैल्यू डायरेक्ट 5 - 1/3 यानी कि 4/3 हो जाएगा, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी इक्वल्स टू 4/3। इसके लिए आ जाओ, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 0.06 हो जाएगा। अगर डी निकालना है तो A2 - A1 कर लो, ठीक है। डी निकालना है तो A2 - A1 यानी कि 1.7 माइनस करेंगे 0.6, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.1 आ जाएगी, यानी कि डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, डी इक्वल्स टू 1.1 आ गया। क्या जब इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो 1.1 आएगा, बिल्कुल आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी हमारा 1.1 ही आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ a इक्वल्स टू हमारा 3 है और d इक्वल्स टू क्या आया था, d इक्वल्स टू हमारा आया था -2, और यहाँ पे a इक्वल्स टू हमारा क्या है, a इक्वल्स टू -5 है और d इक्वल्स टू क्या आया था, 4 आया था। यहाँ पे a इक्वल्स टू क्या है, 0.6 है और d इक्वल्स टू क्या आया था, d इक्वल्स टू हमारा आया था 1.1। यहाँ पे a की वैल्यू कितना 1/3 है, a की वैल्यू 1/3 और d इक्वल्स टू क्या आया था 4/3 आया था। तो ये सारा चीज हमने कर लिया कवर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, और ये क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, ठीक है ना। आज के लेक्चर का क्वेश्चन मतलब इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बहुत सारे पार्ट है। अब इसमें हमें करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर मतलब आपको ये बताना है कि इसमें से इन सारे वाले टर्म में से पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा, चारों पार्ट में, चार ही पार्ट नहीं अभी आगे और भी है, तो सारे पार्ट में एपी कौन से हैं आपको ये बताना। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी होते हैं तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालिए और राइट 3 मोर टर्म्स, और अगले 3 टर्म्स निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या एपी है, तो पहले वाले पार्ट को उठा लो। पहले वाले पार्ट में क्या है 2, 4, 8, 16, ठीक है। अब इसको चेक कीजिए जरा, इसको चेक कीजिए, यहां से यहां जाने के लिए क्या एक कांस्टेंट नंबर 2 ऐड हुआ है, ठीक है, और यहां से यहां जाने के लिए क्या एक नंबर 4 ऐड हो गया, भाई ये तो गड़बड़ हो गया। यहां से यहां जाने के लिए 8 ऐड हो गया, तो क्या बोलेंगे, डी इज नॉट सेम, डी इज नॉट सेम, so this is not an AP। अगर D ही नहीं सेम है तो AP कैसे होगा भाई, AP नहीं होगा ना। अगर AP नहीं तो अगला टर्म लिखने का फायदा ही क्या, इसमें बोला भी गया है कि अगर AP होगा तभी इसके आगे के 3 टर्म्स लिखिए, ठीक है ना। अगर AP नहीं है तो आगे के टर्म्स नहीं लिखेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड पार्ट पे। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, 2, 5/2 और 3, 7/2, ये चीज दे रखा है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। पहले देखो यहाँ पे a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अगर d निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है ना। अगर हमारा देखो AP होने के लिए आप समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, AP होने के लिए क्या एक ही वैल्यू डिफरेंस निकाल के हम बता सकते हैं क्या। मान लो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा, ठीक है, हमें d की वैल्यू मिलेगी। इसमें से जब मैं इसको माइनस करूंगा तो हमें d की वैल्यू मिलेगी। अगर फिर मैं इसमें से इसको मानू माइनस करूंगा तो भी हमें d मिलेगा, लेकिन d अगर चेंज हो गया, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से 16 में से हमने माइनस करा, 16 में से माइनस करा 8 तो हमें 8 मिला, फिर 8 में से माइनस करूंगा 4 तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, 4 में से मैं माइनस करूंगा 2 तो हमें 2 मिलेगा। यहाँ से हर बार तो माइनस करने पे d ही मिल रहा है, लेकिन क्या ये d की सारी वैल्यू सेम है क्या, नहीं ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिनिमम 2 निकालने पड़ेंगे। अगर दो बार मतलब यहाँ से यहाँ एक बार डिफरेंस निकालो, जो वैल्यू आएगी यहाँ पे डी की वैल्यू होगी, फिर यहाँ से यहाँ पर निकालने के लिए डी निकालोगे, जो वैल्यू आएगी यहाँ पे लिख दोगे। अगर दोनों वैल्यू सेम आता है तब हमारा एपी में होगा, ठीक है ना, तब हमारा एपी में होगा, अदरवाइज एपी में नहीं होगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अगर इसके अलावा मान लीजिए ये आपने निकाला, माइनस किया, ठीक है, यहाँ पे एक डी वैल्यू आई, अगर ये भी चीज आपने माइनस किया, यहाँ पे भी डी, मतलब दोनों सेम वैल्यू आ गया, तब हमारा एपी में होगा। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ,
D1 इक्वल्स टू D2 बोल सकता हूँ। अगर मैंने इसको D2 बोला, इसको D1 बोला, तो दोनों वैल्यू बराबर होगा तभी हमारा AP होगा। बताओ, तभी हमारा AP होगा। अगर इसको माइनस करने के लिए ये A1 होगा, A होगा, A2 होगा, A3 होगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, D1 के लिए, देखो D1 के लिए A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1, A1 मतलब A, और D2 करने के लिए क्या करेंगे, A3 माइनस A2। ये चीज करना पड़ेगा। अगर ये करने पे दोनों वैल्यू बराबर आती है, दोनों वैल्यू बराबर आती है, तब हमारा AP होगा, अदरवाइज AP नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सिंपल सा ये काम करना है, सिंपल सा ये काम करना है। स्टार्ट के 3 वैल्यू उठा लो, 3 वैल्यू उठा लो, ये माइनस करो, ठीक है, और बराबर करके ये इससे माइनस कर दो। मतलब मैंने क्या बोला कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये A3 होगा, A2 होगा, और ये क्या होगा, A होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, एक बार करो A3 माइनस, आप क्या करोगे, एक बार करोगे A3 माइनस A2 करोगे, यानी कि इसमें से इसको माइनस करोगे, और फिर इसको बराबर दिखा देना किससे, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, यानी कि पहले इससे इसको माइनस कीजिए, जो वैल्यू आएगी, फिर इससे इसको माइनस कीजिए। जब दोनों वैल्यू बराबर होगा तभी हमारा क्या होगा, AP होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर A3 माइनस A2 करेंगे तो हमारा ये वैल्यू क्या है, 3 माइनस 5/2 है, और इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है। चलो यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं। A2 की वैल्यू क्या है, 5/2, A की वैल्यू क्या है, 2, माइनस कीजिए। अब देखो सॉल्व कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 3 2 6, 1/2 मिला, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 4, 5 माइनस 2 करेंगे, 5 माइनस 4 करेंगे तो 1/2, ये भी मिलेगा। दोनों सॉल्व करने पे क्या दोनों वैल्यू बराबर आ गई। अगर दोनों वैल्यू बराबर आ गई तो हम क्या बोलेंगे, सो मतलब कॉमन डिफरेंस इज D इज सेम। अगर कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है, D इज सेम, सो दिस इज एन AP। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आया तब हमारा AP होगा, ठीक है। अगर ये चीज AP में है तो भाई अगले टर्म हम बता ही सकते हैं। अगला टर्म D कितना आया, D 1/2 आया, यही तो है D भाई, यही तो है D, ये चीज D है ना, दोनों वैल्यू बराबर आ रहे हैं। यानी कि यहां से यहां जाने के लिए, यहां से यहां जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्लस का 1/2 कर रहे हैं, यहां से यहां जाने के लिए क्या कर रहे हैं, प्लस का 1/2 कर रहे हैं, और यहां से यहां जाने के लिए भी क्या कर रहे हैं, प्लस का 1/2 कर रहे हैं, तब हमें मिल जा रहा है। अगर अगला जाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी प्लस का 1/2 करूंगा, प्लस का 1/2 करूंगा, ठीक है। अगर इसमें प्लस का 1/2 कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा। और फिर इसमें भी आप क्या कीजिएगा, 8/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8/2 मतलब 4, ठीक है ना। अगला टर्म आपका क्या हो जाएगा, 4, और फिर 4 में क्या करेंगे, 4 में ऐड करेंगे 1/2, तो अगला टर्म मिलेगा। अगर 4 में 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, ये अगला टर्म क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। और फिर 9/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा, और 10/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ। तो क्या 3 टर्म हमने बता दिया। तो तीनों टर्म हमारे क्या हो जाएंगे, तीनों टर्म 4, 9/2, 5, अगला टर्म 4, अगला टर्म 9/2, अगला टर्म 5, ठीक है। देखो यहाँ पे एक पैटर्न चल रहा है, कांस्टेंट मतलब ये इंटीजर, ये भी इंटीजर, और ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, फ्रैक्शन फ्रैक्शन फ्रैक्शन, यानी कि इसके बाद जो वैल्यू आएगी एक फ्रैक्शन आएगा, और वो कैसे होगा, 5 से 2 इंक्रीज हो रहा है, 7 हो जा रहा है, 7 से 9 हो जा रहा है, अगला क्या हो जाएगा, 11/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है बढ़िया सा, देखो इसके बाद 6 आना है, 5 के बाद 6 आना है, फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो ये 13/2 आ जाएगा, फिर इसके बाद देखा जाए तो 7 आ जाएगा, इसके बाद देखा जाए तो 15/2 आ जाएगा, है ना। ऐसे इनफाइनाइट तक लिख सकते हो। देखो यहाँ पे बताओ ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू यहाँ पे पहले चेक कर लो आप, ये AP है कि नहीं। तो क्या करेंगे, A3 माइनस A2 इक्वल्स टू क्या करेंगे, A2 माइनस A। A3 की वैल्यू कितनी है, A3 की वैल्यू ये हो जाएगी माइनस का 5.2, माइनस ये हो जाएगा आपका माइनस का 3.2। याद रखना सिंबल से खिलवाड़ नहीं करना, सिंबल से खिलवाड़ नहीं करना, कहीं छोड़ मत देना, नहीं तो पड़ जाओगे घाटे में। अब क्या करो, ये माइनस ये करेंगे तो माइनस का 3.2 माइनस फॉर्मूले का, और माइनस का 1.2। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या दोनों वैल्यू बराबर आएगी। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये प्लस हो जाएगा, और 5.2 में से 3.2 को माइनस करेंगे तो 2.2 आएगा, ठीक है। और इस साइड करेंगे तो क्या आएगा, ये देखो ये प्लस हो जाएगा, और 3.2 में से 1.2 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, सॉरी सॉरी ये 2.2 नहीं आएगा ना, पॉइंट 2 में से 0.2 जाएगा तो 0 हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ से 0.2 में से 0.2 गया तो कितना हो जाएगा, ये हमारा, ये भी हमारा 0 आ जाएगा, 2.0 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि दोनों बार हमें सेम वैल्यू मिली, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा,
ठीक है, ये भी हमारा एपी हो जाएगा। अगर एपी हुआ तो अगला वैल्यू ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा इसमें इसमें मैं क्या करूंगा बताइए जरा। इसमें मैं ऐड करूंगा क्या, माइनस का टू। देखो ये माइनस की वैल्यू आ रही थी क्योंकि माइनस का ये ज़्यादा था ना, तो ये माइनस का माइनस का 2.0 हो जाएगा। ये भी वैल्यू कितना होगा, ये माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो माइनस का 2.0 हो जाएगा, है ना। तो अगला वैल्यू लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का 2 पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। इसमें माइनस 2.0 ऐड कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 9 माइनस का 9.0। अगला वैल्यू माइनस का 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 9.2 होगा ना। देखो गलती मत करना, ठीक है ना। और यहाँ पे अगला वैल्यू लेने के लिए -2 ऐड करेंगे तो -11.2 हो जाएगा। और अगली वैल्यू लेनी है तो इसमें भी क्या करेंगे, -2 ऐड करेंगे तो माइनस का 13.2 हो जाएगा। ठीक है, 3 वैल्यू आपको मिल गई। अगर फोर्थ वाले पार्ट में क्या दे रखा है, -10 6 -2 2, -10 -6 -2 2, ठीक है ना। ये चीज आपको बताना है क्या ये एपी में है। देखो यहां से यहां जाने के लिए क्या हुआ, प्लस का 4 ऐड हुआ, और यहां से यहां जाने के लिए यहां पे भी प्लस का 4 ऐड हुआ, यहां से यहां जाने के लिए प्लस का 4 ऐड हुआ, यानी कि अगला टर्म जो होगा वो भी क्या होगा। देखो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है ना, कांस्टेंट वैल्यू लिखने का तरीका यही होगा, है ना। ये जो हमने बताया ये चीज लिखने का तरीका यही होगा, आपको दिखाना है तब यहाँ पे आपको बताना है कि हाँ ये चीज एपी में है कि नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो डी है वो सेम आया ना, डी सेम आया तो हमारा ये एपी में होगा, डी सेम है तो एपी में होगा। अगला टर्म चाहिए तो प्लस का 4 ऐड करेंगे, अगर 4 ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा। फिर अगला टर्म चाहिए तो प्लस का 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। फिर अगला टर्म चाहिए तो प्लस का 4 करेंगे 14 हो जाएगा। ये हमारे तीनों आगे के टर्म्स आ गए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो एन एपी, दिस इज ऑल्सो एन एपी। ठीक है, अगले पार्ट पे आ जाओ। अगला पार्ट क्या कहता है, अगला पार्ट आगे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए। पहला पार्ट क्या है, 3 है, फिर अगला क्या है 3, 3 प्लस रूट 2, अगला क्या है 3 प्लस 2 रूट 2, अगला क्या है 3 प्लस 3 रूट 2। ठीक है, आप चेक कीजिएगा क्या, a3 माइनस a2 इक्वल्स टू a2 माइनस a3 की वैल्यू क्या है, देखो ये a है, a2 है, a3 है, a4 है ना। a3 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस a2 क्या है a2 3 प्लस रूट 2, और यहाँ पे a2 की वैल्यू यही है 3 प्लस रूट 2 माइनस a करेंगे, माइनस a की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। अगर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर ये माइनस तो सॉल्व भी है, ये ऑलरेडी सॉल्व है। अब देखो यहाँ पे प्लस का 2 रूट 2 है और यहाँ पे माइनस का रूट 2 है, यानी कि 2 बार रूट 2 यहाँ, 1 बार रूट 2 यहाँ। अगर 2 बार में से 1 बार जाएगा तो 1 बार बचेगा ना, और 3 से 3 ये चला गया तो क्या बचा, केवल रूट 2 बचा। 2 बार रूट 2 ये कैंसिल हो गया 3 ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हो 2 रूट 2 माइनस रूट 2, और यहाँ पे क्या 3 में से 3 चला गया, 3 में से 3 चला गया, केवल रूट 2 बचा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 बार रूट 2 है, माइनस 1 बार रूट 2 करना है तो 1 बार रूट 2 बचेगा, और इस साइड भी क्या बचा है रूट 2 बचा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है। सो दिस इज एन एपी। अगर ये हमारा एपी होगा तो क्या करेंगे, ये डी की वैल्यू आती है ना, ये डी की वैल्यू आती है, अगला टर्म चाहिए तो मैं क्या करूंगा इसमें डी ऐड कर दूंगा। अगर यहाँ पे ऑलरेडी 3 रूट 2 है तो इसमें अगर मैं रूट 2 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2 हो जाएगा। अगर अगला चाहिए तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2 हो जाएगा। अगर इसके बाद वाला वैल्यू चाहिए 3 प्लस 6 रूट 2 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई, क्या इतनी बात समझ में आई। तो ऐसे आगे के टर्म्स मैं बता लूंगा। ठीक है ना, 1 2 3 बताने थे, 3 हमने बता दिए। अगला क्या है, देखिए ये वाली वैल्यू, अगर इसमें से इसको माइनस कीजिएगा, इसमें से इसको माइनस कीजिएगा, दोनों अगर बराबर वैल्यू आती है तो अब हमारा कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है तब हमारा एपी होगा, अदरवाइज हमारा एपी नहीं होगा। ठीक है, इसको कर लेते हैं सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि डेसिमल में बच्चों को थोड़ा दिक्कत हो जाता है ना। टेंशन मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं। छठा पार्ट हमारा क्या कहता है 0.2 0.22 बढ़ता जा रहा है, 0.2 0.22 0.222 0.2 सॉरी 2222 4 बार। देखो
सबसे पहले तो हम काम करेंगे क्या, इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। लाइक डेसिमल के बाद क्या मतलब क्या होता है, जितना डेसिमल के बाद मैक्सिमम जितना डिजिट है ना उतना बनाना होता है। यहाँ पे देखो मैक्सिमम कितना, डेसिमल के बाद 4 है, यहाँ पे 3 है, तो एक जीरो लगा के यहाँ भी 4 बना दो, यहाँ पे 2 जीरो लगा दो, यहाँ पे कितना लगा दो, 3 जीरो लगा दो। अब क्या ये लाइक डेसिमल में चेंज हो गया। अच्छा हाँ, लास्ट में अगर मैं डेसिमल के बाद मैं लास्ट में अगर जीरो ऐड करता हूँ ना तो वैल्यू चेंज नहीं होती। ये चीज़ आपको पता है, आपने क्लास 4th में पढ़ रखा है, 3rd में पढ़ रखा है ना, ठीक है। अब क्या कीजिए, ये होता है हमारा ए, ये होता है A2, ये A3 और ये A4। आपको करना वही चीज़ है, A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A2 माइनस A, ठीक है। अगर यहाँ से माइनस कीजिएगा, A3 माइनस A2 करेंगे यानी कि 0.02220 माइनस 0.2200 बराबर आएगा क्या इसके, A2 क्या है 0.2200 माइनस 0.000 सॉरी 200, ठीक है। अब माइनस कीजिए, 0 में से 0 जाएगा 0 मिलेगा, 2 में से 0 जाएगा 2 मिलेगा, 2 में से 2 जाएगा 0 मिलेगा, 2 में से 2 जाएगा तो आपको 0 मिलेगा, ये आया। अब यहाँ पे क्या आएगा, 0 में से 0 जाएगा 0 मिलेगा, 0 में से 0 जाएगा तो 0 मिलेगा, 2 में से 0 जाएगा 0 मिलेगा, और यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा 0 मिलेगा। देखो यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है, यहाँ पे ये वैल्यू, क्या दोनों वैल्यू सेम है क्या, यहाँ पे 0.002 है और यहाँ पे क्या 0.02 है, तो क्या दोनों वैल्यू सेम है। सो D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2। अगर दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, सो दिस इज नॉट एन AP। ये हमारा AP नहीं होगा, ठीक है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। अगर AP नहीं है तो आगे का टर्म लिखना भी नहीं है हमें। यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या हुआ, प्लस का 2 हुआ है, और यहाँ से यहाँ प्लस का 7 हुआ है, और यहाँ से यहाँ पे आपको दिखाई क्या पड़ रहा है, आपको दिखाई ये पड़ रहा है प्लस, देख रहे हो प्लस कर रहे हो तो यहाँ पे +2 करना पड़ रहा है, और यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, प्लस का 6 करना पड़ रहा है, प्लस का 6 करना पड़ रहा है, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए प्लस का 18 करना पड़ रहा है। क्या दोनों तीनों वैल्यू क्या सेम आ रही है, नहीं ना, पहले के बाद दूसरा चेंज हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन D इज नॉट सेम, so this is not an AP। ये AP नहीं है लेकिन सीक्वेंस है, सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको पैटर्न दिखाई पड़ रहा है कि अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे 1 का क्यूब लिख सकते हो, है ना, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, अ, अ, कुछ नहीं। देखो क्या हुआ है, 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 हुआ है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3 हुआ है, और फिर यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई बाई 3 हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई बाई 3 होता है, और मल्टीप्लाई होता है कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो चीज़ AP नहीं होता है। ध्यान रखना, अगर किसी कांस्टेंट नंबर को ऐड कर रहे हो या माइनस कर रहे हो ना तब AP होगा, लेकिन अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर डिवाइड कर रहे हो ना तब AP नहीं होगा, वो AP नहीं होता है, GP होता है ना। GP आपके टर्म में नहीं है, अभी 11th में पढ़ोगे आप GP, है ना। अगर किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो ना तब GP होगा, है ना। अगर प्लस और माइनस कर रहे हो तब क्या होगा, AP होगा। आई बात समझ में, क्या आई बात समझ में। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2a माइनस ए कीजिएगा a मिलेगा, 3a माइनस 2a कीजिएगा a मिलेगा, 4a माइनस 3a कीजिएगा a मिलेगा। क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, सेम है, तो अगला क्या मिलेगा, प्लस का a करो, यहाँ से यहाँ जाने पे प्लस a हुआ है, यहाँ से यहाँ जाने पे डायरेक्शन समझना, डायरेक्शन यहाँ से यहाँ जाने के लिए माइनस हो रहा है, यहाँ से जाने के लिए माइनस हो रहा है, लेकिन माइनस करने पे हमें d मिलता है, तो d निकालने के लिए हम ये चीज़ करा। अगर आगे जाना है तो प्लस करना पड़ेगा ना, वही वैल्यू 4a प्लस a कितना हो जाएगा 5a, अगला वैल्यू 6a, अगला वैल्यू 7a, 3 वैल्यू हमने बता दी आपको, ठीक है। वैसे ये यहाँ पे देखो a है, और यहाँ पे क्या हुआ, अगला a इंटू ए हो गया है, ठीक है ना, तो a स्क्वायर होगा, यानी कि मल्टीप्लाई बाई a हुआ है, मल्टीप्लाई बाई a, और a स्क्वायर में मल्टीप्लाई कीजिएगा a से तो a क्यूब मिलेगा, फिर a क्यूब में मल्टीप्लाई कीजिएगा a से, यानी कि भाई समझो जरा, यहाँ से यहाँ जाने के लिए मल्टीप्लाई बाई a हुआ है, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए मल्टीप्लाई बाई a हुआ है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए मल्टीप्लाई बाई a हुआ है, यानी कि अगला टर्म अगर बताना होगा तो आप बता लोगे, मल्टीप्लाई बाई a करके बता लोगे, है ना। a का पावर 5 हो जाएगा, अगला टर्म भी क्या हो जाएगा, इसमें a मल्टीप्लाई करोगे तो a का पावर 6 होगा, बता तो लोगे आप, लेकिन क्या चीज, ये चीज
ये चीज बताना है कि नहीं बताना, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना। और क्वेश्चन में आपको बोला गया जब एपी होगा नहीं तो आपको बताना नहीं है, और ये चीज एपी नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, और कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये एपी नहीं होता है, हमने बता रखा भी, ठीक है ना। सो दिस इज नॉट एपी, ये हमारा एपी नहीं होगा, ठीक है। चले आगे, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या है? √2, √8, √18, √32। ये चीज आपको बताना है कि या एपी में है कि नहीं है। अच्छा देखो, पहले अंडर रूट में सारी वैल्यू है तो यार यहां से यहां जाने के लिए क्या करूं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √2 इंटू टू इंटू टू, ये लिख सकता हूँ। अब एक पेयर बाहर आ जाएगा तो 2√2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिखना है तो क्या, 3 इंटू 2 है ना। अगर एक पेयर बाहर आ गया तो 3√2 हो जाएगा। अगर इसको लिखना है तो क्या, 2 इंटू 2 कितना, 1 2 3 4 5 बार होगा। अगर ये एक पेयर बाहर आ जाएगा तो √, यानी कि 4 बाहर आके √2 हो जाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू क्या है भाई, इसकी वैल्यू तो यही है। सिंप्लीफाई करने पे हमें पता चला कि √8 नथिंग बट, √8 नथिंग बट ये, √18 नथिंग बट ये, √32 इज नथिंग बट 4√2, और पहला टर्म हमारा √2 है। तो सिंप्लीफाई करके हमने ये बना लिया। अब इसको चेक करते हैं क्या ये एपी है। यहां से यहां जाने के लिए क्या हुआ है भाई, अगर डिफरेंस निकालना है तो क्या कीजिए आप, डिफरेंस निकालना है तो यहां से यहां माइनस कीजिए, यहां से यहां माइनस कीजिएगा। 2√2 माइनस √2 करेंगे तो क्या मिलेगा, √2 मिलेगा। अब यहां से यहां इसको d1 बोल दो आप, यहां से यहां जाओगे आप, यहां से यहां जाओगे तो 3√2 माइनस 2√2 करोगे तो भी आपको d2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√2 आ जाएगी। तो यहाँ पे बोलेंगे क्या, d1 इक्वल्स टू d2, सो दिस इज एपी, ठीक है ना। सो दिस इज एन एपी। अगर एपी है तो क्या मैं इसका अगला टर्म बता पाऊंगा क्या, बताइए, क्या इसका अगला टर्म मैं बता पाऊंगा? हाँ बिल्कुल बता पाऊंगा। अगला टर्म जो आने वाला हो क्या आएगा, 5√2। देखो 1√2 बोल सकते हो, 2√2, 3√2, 4√2, अगला क्या होगा, 5√2 होगा। अगला क्या होगा, 6√2 होगा। अगला क्या होगा, 7√2 होगा। तीन टर्म बताने थे तो हमने बता लिए तीन टर्म। क्या ये आपका आंसर होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इस फॉर्म में आप, ये तो आपने सॉल्व करके ये फॉर्म बनाया ना, लेकिन क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं है ना। क्वेश्चन ये फॉर्म में नहीं है तो क्या इस फॉर्म में जाएंगे। अगर यहां से यहां जाने के लिए हमने क्या करा, फैक्टर निकाल के करा, तो यहां से यहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करके, यानी कि अंडर रूट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 25, 5 का 25, 25 गुणे 2 करेंगे तो अंडर रूट का 50 हो जाएगा। इसका क्या होगा, 36 दूनी 72 हो जाएगा, अंडर रूट 72 हो जाएगा। अच्छा कैसे करते हैं भाई, ये चीज क्या है, यहाँ देखो ध्यान से देखो, यहाँ का फैक्टर करा तो बाहर चला गया, ठीक है ना। अब जब ये बाहर वाली वैल्यू, बाहर वाली अंदर जाएगी वैल्यू ना, तो दो टाइम हो जाएगा ना। अगर 4 बाहर है तो 4 × 4 अंदर हो जाएगा, ऐसे ही 5 बाहर है तो अंदर जाके 5 × 5 हो जाएगा, और 2 × 5 करेंगे तो 50 आएगा। और ऐसे ही जब ये 6 अंदर जाएगा तो 6 × 6 हो जाएगा। अब 6 × 6 × 2 करेंगे तो 72 मिलेगा। और वैसे ही इसको कीजिएगा तो ये कितना मिलेगा, देखो 7 × 7 = 49, दूनी 98 मिलेगा। और ये तीनों टर्म हमारे हो गए, ये हमारा आंसर है। क्या इसके बाद भी क्वेश्चन है? हाँ 3 क्वेश्चन और है। बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन सेम है ना, बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन सेम। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको √3 एज इट इज, और ये क्या √6, इसको सॉल्व कर सकता हूँ क्या, नहीं नहीं कर सकते। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसको मैं कर सकता हूँ सॉल्व, ये हमारा 4√3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि √12 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 3, सॉरी 2√3 हो जाएगा हमारा। 4√3 तो बहुत बड़ी 48 हो जाएगी ना। 2 बाहर आ जाएगा, एक पेयर बाहर आएगा 2, और √3 हो जाएगा। अब आपको बताना है क्या एपी में है, इससे माइनस ये कीजिए तो √6 माइनस √3, क्या इसको सॉल्व कर पाओगे क्या, नहीं है ना। तो ये माइनस कीजिएगा 3 माइनस √6 हो जाएगा। तो क्या कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है क्या, नहीं ना। सो दिस इज नॉट, ये हमारा एपी नहीं है। अब यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, मतलब 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 मिलेगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 मिलेगा, 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25 मिलेगा, 7 का स्क्वायर कीजिएगा 49। यहाँ से यहाँ जाने के लिए प्लस का 8 हुआ, यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना हुआ, प्लस का 16 हुआ, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या हुआ, प्लस का 20 हुआ। तो क्या 7 × 7 = 49, 9 है ना, 24 हुआ, प्लस का 24 हुआ। तो क्या आपका ये चीज एपी में है? देखो कॉमन डिफरेंस ही बराबर नहीं है तो ये भी हमारा क्या होगा, एपी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से आ जाओ, ये भी क्या है, ये देखो 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 मिलेगा, और 5 का स्क्वायर कीजिएगा कितना मिलेगा, 25 मिलेगा, 7 का स्क्वायर कीजिएगा 49 मिलेगा, और ये 73 एज इट इज है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए, यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या हुआ है,
यहाँ से यहाँ जब जाइएगा तो प्लस का 24 हुआ, यहाँ से यहाँ जाने के लिए प्लस का 24 हुआ, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए भी क्या हुआ है, प्लस का 24 हुआ है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। अब देखो कॉमन डिफरेंस बराबर है ना, कॉमन डिफरेंस बराबर है तो मैं क्या करूंगा, बोलूंगा दिस इज डी इज सेम, सो दिस इज एन एपी, ये चीज हमारा एपी में होगा। अगर एपी में है तो अगला टर्म क्या होगा, प्लस का 73 प्लस का 24 करेंगे, है ना। फिर अगले इसमें 24 ऐड कीजिएगा, कितना मिलेगा, 7 97। फिर इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 24 ऐड कीजिएगा तो अगला टर्म मिलेगा। 24 ऐड करेंगे तो 7 4 11, बचा कितना, 9 2 11 12, 121 हो जाएगा। फिर 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में स्टार्ट में दे रखा था ना, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखो स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा। अगला टर्म हमारा क्या हो रहा है, अगला टर्म हमारा 97 हो रहा है, और अगला टर्म कितना हो रहा है, इसके बाद वाला टर्म 121, और 121 हमें पता है 11 का स्क्वायर होता है। अब इसके बाद जाना है तो फिर प्लस 24 ऐड कीजिए, 24 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 145 हो जाएगा, अगला टर्म 145 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में है, इजी। और अगले लेक्चर में यार पढ़ेंगे nth टर्म, जहाँ पे आपको फॉर्मूला मिलेगा क्या, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमने बताया था ए फाइंड कीजिए और डी फाइंड कीजिए, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए एपी के, ठीक है ना। यहाँ से कल पढ़ेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी। हमारे पास एक ऐसे एपी दे रखा होगा और स्टार्ट का कुछ वैल्यू देगा और लास्ट का कुछ अपने मन से जो भी वैल्यू उसको चाहिए पूछ लेगा कि 25वें नंबर पे कौन सी वैल्यू आएगी, 100वें नंबर पे कौन सी वैल्यू आएगी, ऐसे पूछ लेगा। लास्ट से 20th टर्म पे कौन सी वैल्यू आएगी, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। बिल्कुल पेशेंसफुली क्लास में बने रहना यार साथ में, ठीक है। कल की क्लास में आ जाना, कल पढ़ेंगे nth टर्म ऑफ एनएपी। और आज के लिए बस इतना ही यार। जय हिंद एवरीवन, थैंक यू सो मच।